बूढ़े पिता को पीट पीट कर बेटे बहू ने किया बेहोश। अचानक घर पर आए छोटे बेटे ने पिता को खून में लथपथ देखा तो भाई भाभी का किया ऐसा बुरा हाल। श्याम आज बहुत समय बाद अपने घर जा रहा था और क्योंकि आज वह इतने समय बाद अपने घर जा रहा था, इसीलिए वह बहुत खुश था कि आखिर इतने दिनों बाद वह अपने पिता से मिल पाएगा। दरअसल श्याम का कॉलेज में दाखिला हुआ था। उसके बाद से अब तक वह अपने घर नहीं आ पाया था, जिसका कारण था कि श्याम का कॉलेज उसके घर से बहुत दूरी पर था। कहने को तो श्याम अपने ही देश में था, लेकिन उसका घर देश के एक कोने में था तो उसका कॉलेज देश के दूसरे कोने में था। इसीलिए जल्दी से घर आना जाना नहीं हो पाता था और कभी कॉलेज के प्रैक्टिकल्स, कभी एग्जाम्स के चलते वह अपने पिता से मिलने आ ही नहीं पाया। आखिरी बार वह 2 साल पहले अपने घर आया था, जब उसकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। दरअसल श्याम के परिवार में उसके माता पिता, उसके भाई भाभी और एक 5 साल का भतीजा था। 2 साल पहले श्याम की माताजी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। सभी बच्चों की तरह अपनी माँ की मौत पर श्याम भी बहुत रोया था। उसे भी अपनी माँ के जाने का बहुत दुख था, लेकिन उसे अपने पिता को भी संभालना था। इसीलिए श्याम ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को भी संभाला और अपने पिताजी को भी संभाला। श्याम का बड़ा भाई और भाभी शुरू से ही थोड़े मतलबी थे, लेकिन माता पिता अपने बच्चों में भला कहाँ भेदभाव करते हैं। वे तो सबको एक समान ही समझते हैं। इसी तरह श्याम के माता पिता ने भी दोनों में कभी कोई भेद नहीं किया। बड़ा बेटा पढ़ाई में होशियार नहीं था और ना ही इसका पढ़ने में कोई ध्यान था, तो उन्होंने उसकी शादी कर दी और वह गांव में ही अपने पिता की खेती बाड़ी संभाला करता था। गांव की सारी जमीन जायदाद का रख रखाव वही करता था। अपनी माँ की मौत के बाद श्याम शहर चला गया। वह पिछले वर्ष भी गांव आना चाहता था, लेकिन कोरोना के कारण अचानक लॉकडाउन लग गया और उसके बाद उसका आना संभव ही ना हुआ। और अब आखिरकार जब उसकी डिग्री पूरी हुई तो वह अब अपने घर आ सकता था। और इस बार श्याम सिर्फ अपनी डिग्री के साथ ही नहीं, बल्कि अपने पिताजी को एक और खुशखबरी देने के लिए आया था। दरअसल कॉलेज से ही उसे प्लेसमेंट मिला था और अब उसकी नौकरी लग चुकी थी और वह यही खुशखबरी देने के लिए वह और ज्यादा उत्साहित था। और फिर इतने समय बाद वह अपने पिता से मिलने जा रहा था। जब से वह अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर गया, तब से वह उनसे नहीं मिला था। लेकिन जब तक उसकी माँ थी, तब तक वह भी पूरी तरह निश्चिंत था, क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे का ख्याल रख लिया करते थे। लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता बिल्कुल अकेले रह गए थे और वह इसीलिए अपनी माँ की मौत के बाद जब शहर वापस जा रहा था तो बहुत उदास था और उसने अपने भैया और भाभी को बहुत आराम से समझाया भी था कि भैया, आप पापा का पूरी तरह से ख्याल रखना। बस 1-2 साल की ही बात है। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं खुद ही पापा का ख्याल रख लिया करूंगा। अभी मेरी पढ़ाई पूरी होने में थोड़ा समय है। बस तब तक के लिए आप पापा का अच्छे से ख्याल रखना। और तब तो उसके भाई ने भी बड़ी खुशी खुशी हामी भर दी थी। कहा कि कोई बात नहीं छोटे, तू तो ऐसे कह रहा है,
जैसे यह सिर्फ तेरे ही पापा हैं। अरे भाई, यह मेरे भी पापा हैं। तो तू निश्चिंत होकर जा, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और जब तेरी नौकरी लग जाएगी तब तू हम सब का ख्याल रखना, ठीक है ना? इतना कहकर उसने अपने छोटे भाई को शहर के लिए रवाना किया। और अब श्याम अपने बड़े भाई विमल से आज्ञा लेकर और अपने पिता की आज्ञा लेकर शहर के लिए रवाना हो चुका था। जब से वह बस इसी आस में था कि कब उसकी पढ़ाई पूरी हो और उसे नौकरी मिले, और कब वह घर जाकर अपने पिताजी की सेवा कर सके। और आखिरकार आज वह मौका आ ही गया, जब श्याम की नौकरी लग चुकी थी और अब वह अपने पिता के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए गांव में ही रहने के इरादे से गांव की ओर आ रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसमें टैलेंट की कमी नहीं है तो उसे नौकरी कहीं भी मिल जाएगी। और अभी तक उसने वहां शहर में कंपनी ज्वाइन भी नहीं की थी, तो इसीलिए वह अपने पिता के पास आ रहा था। पूरे रास्ते वह बस यही सोचता रहा कि जब मैं घर पहुंचकर पिताजी को देखूंगा तो वह मुझे अचानक से अपने पास देखकर, अपने सामने देखकर कितने खुश हो जाएंगे। घर पर सब कैसे होंगे। बस इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते श्याम अपने घर की ओर बढ़ रहा था। और इन्हीं सब सोच विचार के बीच श्याम का सफर पूरा हुआ और वह जैसे ही बस रुकी और कंडक्टर ने आवाज लगाई तो श्याम बस से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा, क्योंकि बस से उतरने के बाद भी कुछ दूरी तक उसके घर जाने का रास्ता पैदल का था। देखते ही देखते वह सफर भी पूरा हुआ और अब श्याम अपने घर के बिल्कुल सामने था। उसने बिना आवाज किए धीमे धीमे कदमों से अपने घर के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखना चाहा कि उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत जोर जोर से रो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई किसी को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। दरवाजा बंद होने के कारण ज्यादा तो सुनाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन किसी के चिल्लाने की आवाज में साफ सुनाई दे रही थी। घर के अंदर कोई व्यक्ति बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, बार बार कह रहा था कि मुझे मत मारो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं आगे से हर चीज का ध्यान रखूंगा, पर मुझे मत मारो। भगवान के लिए मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई तो बचाओ मुझे, ईश्वर के लिए मुझ पर हाथ मत उठाओ। कोई इंसान लगातार उसे पीटे जा रहा था। जब कुछ देर श्याम ने आवाज सुनी तो वह एकदम से घबरा गया, जब उसके मन में यह विचार आया कि कहीं यह उसके पिता तो नहीं। यह सोचते ही वह खुद ही बोल पड़ा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी ही देर में अंदर से चीख पुकार की आवाजें आना बंद हो गईं और श्याम ने झटपट ही दरवाजा खटखटाया कि तभी अंदर से किसी ने आवाज लगाकर पूछा कि कौन है। लेकिन श्याम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। इतनी ही देर में श्याम का बड़ा भाई विमल अंदर से चिल्लाता हुआ आया, अरे सुबह सुबह कौन मर गया? दरवाजे पर मुंह में आवाज नहीं है क्या? यह बोलते बोलते श्याम को देखकर वह हक्का बक्का रह गया और कुछ क्षण तो श्याम को यूं ही देखता रहा। स्वतः ही उसके मुंह से निकला, श्याम तुम? अचानक से न कोई खबर न कुछ। इतनी ही देर में जैसे ही श्याम अंदर घुसने लगा कि विमल ने अजीब तरीके से उसे गले लगा लिया और जोर जोर से कहने लगा,
श्याम, तू अचानक कैसे आ गया बिना बताए? अरे, एक बार फोन करके बता तो दिया होता। तब श्याम ने कहा, क्यों भैया, क्या मैं बिना बताए नहीं आ सकता? क्या यह घर किसी और का है जहां मुझे पहले से बताकर आना पड़ेगा? तब उसका भाई बोला, उससे दूर होता हुआ, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करता है मेरे भाई, यह घर तो तेरा ही है। जब मन करे तब तू यहाँ आ सकता है। इतनी ही देर में श्याम की भाभी की आवाज आई, सुनिए जी, अब श्याम से बाहर ही बात करते रहेंगे या उसे अंदर भी लेकर आएंगे? श्याम को लेकर अपने कमरे में चलिए। जैसे ही श्याम अंदर आया, उसने अपनी भाभी के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया। श्याम का भाई विमल उसे अपने कमरे में लेकर गया और उसे सोफे पर बिठा दिया। श्याम की भाभी उसके लिए पानी लेकर आई। श्याम पानी पीते पीते इधर उधर देख रहा था। वह अपने भैया भाभी से बोला, भैया भाभी, पापा कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब उसके भैया भाभी दोनों कहने लगे, अरे कुछ नहीं, यही बाहर तक गए होंगे, थोड़े बहुत देर में, घंटे 2 घंटे में लौट आएंगे। श्याम ने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। वह अपने भैया भाभी से कहने लगा, भैया, अभी अंदर से बहुत तेज तेज चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थीं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वह सब आवाजें। इतनी ही देर में उसका भाई टीवी ऑन करता हुआ बोला, अरे कुछ नहीं श्याम, मैं टीवी देख रहा था और टीवी में मूवी चला रखी थी मैंने, बस इसीलिए तुझे आवाजें आ रही होंगी कि अचानक से तेरी भाभी ने टीवी बंद कर दिया। तभी तो मैं बाहर दरवाजा खोलने के लिए गया था और इतना जोर से चिल्ला बैठा। श्याम ने कहा, वह तो कोई बात नहीं है भैया, आप बड़े हैं, अगर चिल्ला भी दिया तो क्या हुआ, पर मैं तो डर ही गया था। वह सब आवाजें सुनकर मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है जो इतना रोने की आवाज आ रही है। इस पर उसके भैया और भाभी बोले, अरे कुछ नहीं श्याम, तुम भी ना परेशान हो जाते हो, और बताओ कि क्या खाने का मन है? तुम जो कहोगे तुम्हारी भाभी वही बनाएगी। इस पर श्याम बोला, नहीं नहीं भैया, अभी तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। अब आप तो जानते ही हैं भैया कि मुझे घर आने के लिए कितना सफर करना पड़ता है। मैं कल दोपहर से ही सफर कर रहा हूँ, तो मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। इसीलिए फिलहाल कुछ भी खाना नहीं चाहता, बस अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। जब सोकर उठूंगा तब आप दोनों के साथ ही कुछ खा लूंगा। भाभी, आपका जो भी मन करे आप बना लेना। इस पर उसकी भाभी ने गर्दन हिला दी। श्याम जैसे ही बैग उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ा कि विमल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे वहां कहाँ जा रहा है? यहीं आराम कर ले, इस कमरे में आराम नहीं कर सकता क्या? तब वह बोला, अरे नहीं भैया भाभी, ये है आपका कमरा है, मैं अपने कमरे में ही आराम कर लूंगा ना। और मेरा लिटिल चैप कैसा है? भैया मैं तो पूछना ही भूल गया। तब उसके भाई ने बताया कि उसका बेटा चिंटू स्कूल गया हुआ है और वह 2 घंटे में स्कूल से आ जाएगा। इस पर गर्दन हिलाता हुआ श्याम बोला, अच्छा, तभी मैं कहूँ कि घर इतना खाली खाली सा कैसे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में जब मैं सोकर उठूंगा तब तक पापा और चिंटू दोनों आ जाएंगे। उसके बाद सब खूब मस्ती करेंगे साथ में मिलकर, और फिर मैं आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, तो मिलकर सारे गिफ्ट भी खोलेंगे। विमल ने अपने भाई को कमरे से निकलने ही न दिया और उसे वहीं बिठा दिया और बोला कि तेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूँ
कि तू यहाँ आराम कर ले। इतनी गर्मी में बिना पंखे के वहां कैसे सोएगा। श्याम ने भी ज्यादा बहस नहीं की और लेट गया। अपने पिता के बिना घर तो खाली खाली लग ही रहा था, पर उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, 1-2 घंटे आराम से सो जाता हूँ। वह बहुत ज्यादा थका हुआ भी था, इसीलिए अपने भैया भाभी के कमरे में ही वह लेट गया। और इधर विमल और उसकी पत्नी कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर तक तो विमल और उसकी पत्नी यूं ही घर में इधर उधर घूमते रहे। विमल की पत्नी खाना बनाने लगी। इतनी ही देर में श्याम को भी नींद आ गई कि तभी विमल कमरे में आया और उसने श्याम को जगा कर देखा, लेकिन श्याम गहरी नींद में था। वह यूं ही पड़ा हुआ था। श्याम को सोता देख कमरे का दरवाजा यूं ही लगाकर कमरे से बाहर चला गया और दोनों पति पत्नी दूसरे कमरे में जाकर कुछ करने लगे। खटपट की आवाजें हो रही थीं, लेकिन श्याम गहरी नींद में था कि तभी अचानक लाइट चली गई और श्याम की गर्मी के कारण नींद खुल गई। थोड़ी ही देर में श्याम पसीने से तरबतर हो गया, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसे धीमी धीमी कुछ आवाजें आने लगी। विमल और उसकी पत्नी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। श्याम ने बहुत शांति से कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल कर आया। दूसरे कमरे में विमल और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अब क्या करें, यह बुढ़ा तो बेहोश पड़ा है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर इसके बारे में श्याम को पता चला तो वह इतनी आसानी से चुप तो नहीं बैठेगा। विमल की इस बात पर उसकी पत्नी बोली, देखो जी, कुछ भी करके इस बुढ़े को होश में लाओ। बिना बात ही मुझे अपनी जान को झंझट में नहीं करवाना है। अगर यह मर गया तो मेरी जान को आफत हो जाएगी। अगर श्याम नहीं होता तो इसका कुछ करते भी, लेकिन अब तो श्याम भी यही है और अपने बाप से मिलना भी चाहता है। ऐसे में अब उसका क्या किया जाए। उनकी बातें सुनकर श्याम एक झटके से कमरे के अंदर घुसा और जैसे ही वह कमरे में घुसा तो उसने देखा कि जमीन पर उसके पिता बेहोश पड़े हुए हैं, जिनके सिर से खून निकल रहा था और उनके कमरे में भी बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। श्याम के भैया भाभी उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही श्याम को उन दोनों ने कमरे में देखा तो वह ऐसे नाटक करने लगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। दोनों खुद ही जोर जोर से चिल्लाकर अपने पिता को उठाने लगे। उठो पिताजी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? श्याम, देखो ना, अचानक पापा को क्या हो गया। शायद इनका पैर फिसल गया, जिससे गिरकर उनको चोट लग गई है। मैं जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ जाएगी। श्याम अपने पिता के पास गया और दौड़कर उन्हें अपनी गोदी में उठाया। श्याम ने देखा तो उसके पिता के माथे पर खून जम गया था और जितना भी खून नीचे निकला था वह खून जमा हुआ था, कहो कि पूरी तरह से सूख चुका था। श्याम ने उस पल कुछ भी न कहा, पर दौड़कर अपने पिता को वह अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में ही श्याम ने पुलिस को बुला लिया। विमल और उसकी पत्नी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे और ना ही उन्हें पता था कि श्याम ने पुलिस को भी फोन कर दिया है। लेकिन श्याम ने तब तक इंतजार किया जब तक उसके पिता को होश ना आ गया और जैसे ही डॉक्टर ने श्याम से कहा कि उसके पिता को किसी भी पल होश आ सकता है, तो श्याम ने यह बात अपने भैया भाभी से छुपाई और उनसे कहा कि आप घर जाकर पापा के लिए कुछ खाने को बना लाइए। इतनी देर में पापा के साथ मैं रुक जाता हूँ। विमल ने भी आनाकानी न करते हुए इस बात पर हामी भर दी और दोनों पति पत्नी घर चले गए। इधर
श्याम, जिसके दिमाग में सारी बातें चल रही थीं, वह बस अपने पिता के होश में आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसके पिता को होश आया, वैसे ही श्याम अपने पिता के पास उनसे मिलने के लिए अंदर गया। उसके पिता को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण और इस उम्र में इतना ज्यादा खून बह जाने के कारण वह बेहोश हो गए थे। लेकिन अब डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया तो उन्हें होश आ गया और अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इधर श्याम अपने पिता से सच जानने के लिए उसने अपने भाई को घर भेज दिया था और अब उसने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उसे पता चला कि दरअसल उसके जाने के बाद उसके भैया भाभी ने उसके पिता के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी तो श्याम ने पुलिस के सामने ही अपने पिता के बयान दर्ज करा दिए। तब पुलिस को और श्याम को उसके पिता ने बताया कि श्याम के शहर चले जाने के बाद उसके भैया भाभी का बर्ताव उसके पिता के प्रति बदलने लगा। लगभग 2-4 महीने बाद ही वे लोग अपने पिता से उल्टा जुबान चलाने लगे। धीरे धीरे श्याम के पिता ने विमल और उसकी पत्नी से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। अब ना तो वे विमल से कुछ कहते और ना ही उसकी पत्नी से, लेकिन इस पर भी उन दोनों को शांति नहीं मिली। अब तक जो बहू अपने ससुर को खाना बनाकर दे दिया करती थी, वही बहू अपने ससुर से उम्मीद करने लगी कि वह अपने सब काम खुद ही कर लिया करें। श्याम के पिता राजा राम जी भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए बेचारे अपना सब काम खुद ही करने लगे। चाहे वह कपड़े धुलना हो, अपना खाना लेकर खाना हो या फिर अपने बाकी के जो भी काम होते थे वह खुद ही किया करते। बेटे बहू से कुछ भी बात कहना तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि वे उनकी कोई बात सुनते ही नहीं थे। घर में शांति रहे, इसीलिए राजा राम जी अपने बेटे बहू के कहे अनुसार उनकी हर बात मानने लगे। श्याम से जब भी बात होती तो वह उसे कुछ भी इसलिए नहीं बताते कि श्याम घर के बाहर रह रहा है, खामखा में परेशान हो जाएगा, इसीलिए वह उसे कुछ नहीं बताया करते। लेकिन बीतते समय के साथ परेशानियां बढ़ती ही चली गईं। विमल और उसकी पत्नी अपने पिता पर रौब झाड़ने लगे। उन्हें उनके छोटे मोटे खर्चे भी गिनाने लगे, क्योंकि विमल के पिता के पास अब उनकी कोई संपत्ति भी शेष नहीं रह गई थी, तो वह बेचारे भी मजबूर थे। बीतते समय के साथ विमल की और उसकी पत्नी की बदतमीजी बढ़ती गई। वह अपने बूढ़े बाप से केवल अपनी ही नहीं बल्कि घर के अन्य काम भी कराने लगे थे, और यदि वह काम सही से नहीं करते तो वह उनसे उल्टा गाली गलौज किया करते थे। आज दरअसल विमल की पत्नी ने अपने ससुर को कहा था कि वह सारे कपड़ों को धो दें, और विमल के पिताजी ने रंगीन कपड़ों के साथ ही बहू और बेटे के कुछ सफेद कपड़े धो दिए, जिससे उसमें दाग लग गए। और इसी बात पर बेटे और बहू ने उन्हें जमकर पीटा था, जिससे उनके सिर से खून निकल आया और वे वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े कि तभी उन्होंने बेहोश होते होते देखा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिसे देखने के लिए विमल गया था। लेकिन वह कौन था? राजा राम जी यह सब नहीं देख पाए और उससे पहले ही वह बेहोश हो गए। अब जब श्याम और पुलिस ऑफिसर सब ने राजा राम जी की सारी बात सुनी तो वे लोग बहुत चौंक गए, और इतनी ही देर में अब तक विमल और उसकी पत्नी भी अस्पताल पहुंच चुके थे। जैसे ही वे लोग वार्ड में अंदर घुसे तो पुलिस को देखकर वे चौंक गए, लेकिन पुलिस वाले कुछ दूरी पर थे तो उन्हें
यह नहीं पता चला कि यह किसके लिए है। लेकिन जैसे ही विमल और उसकी पत्नी अपने पिता को खाना देकर वहां बैठे कि तभी पुलिस ने आगे बढ़कर उन्हें अरेस्ट कर लिया। श्याम ने अपने पिता को अपने भाई भाभी के चंगुल से आजाद कराया और उनके खिलाफ थाने में फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके आधार पर उन दोनों पर केस चलने लगा और उन्हें कुछ समय के लिए कैद में डाल दिया गया। अब श्याम अपने पिता को अपने साथ ही लेकर चला गया और साथ ही वह अपने भैया भाभी से आखिरी बार मिलकर यह सब कह कर गया, क्या आपने जो किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही इसके लिए मैं कभी आपको माफ कर सकता हूँ। आज के बाद मेरा और मेरे पिताजी का आपसे कोई संबंध नहीं है। भूल जाइए कि आपके परिवार में आप दोनों के बिना भी कोई और है। और जहां तक बात रही मेरे भतीजे की, तो आपको यह जो कुछ सालों के लिए कैद में डाला गया है ना, मैं इस बारे में उसे कुछ नहीं बताऊंगा। उसे भी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और जब आप अपने कर्मों की सजा भुगत लेंगे तो आप यहाँ से बाहर निकलकर मुझे फोन करके सब कुछ बता दीजिएगा। मैं आपके बेटे को वापस आपको सौंपकर चला जाऊंगा। लेकिन आज के बाद मेरे पिता और मैं आप दोनों के लिए मर चुके हैं और आप दोनों हमारे लिए। अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। यह सब कहकर श्याम वहां से चला गया, अपने भतीजे को और अपने पिता को अपने साथ लेकर। श्याम ने अब उसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने पिता के साथ वहां खुशी खुशी रहने लगा। उसके पिता भी बहुत खुश थे, क्योंकि ना ही तो अब उन्हें यहाँ कोई मारने पीटने वाला था और ना ही उनके आत्मसम्मान को छलनी करने वाले शब्द कहने वाला था। अब अपने बेटे के साथ वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। थोड़े समय बाद उन्होंने श्याम के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। श्याम अपनी पत्नी को पहले से ही यह सब बता चुका था कि यदि वह उसके पिता को अपना पिता मानने के लिए तैयार है तो ही श्याम उससे शादी करेगा। और वह लड़की भी बहुत अच्छी थी। शादी के बाद उसने श्याम को नहीं बल्कि उसके पिता और उसके पूरे परिवार के हर एक सदस्य को अपना लिया, यहाँ तक कि श्याम के भैया भाभी यानी कि विमल और उसकी पत्नी के बच्चे को भी वह बहुत प्यार से रखती थी। जब विमल की सजा पूरी हो गई तो विमल ने श्याम को कॉल करके बुलाया नहीं, बल्कि वह खुद उसके रूम पर जा पहुंचा। जाकर विमल और उसकी पत्नी अपने पिता के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाकर उनसे अपने किए कर्मों की माफी मांगने लगे। पहले तो राजा राम जी ने उन दोनों को साफ साफ मना कर दिया कि वे उन दोनों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन जब वे दोनों बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे तो राजा राम जी ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कहा कि वह कभी भी उस घर में वापस नहीं जाएंगे और यदि उनका बेटा श्याम कहेगा तो ही केवल वह उसके साथ ही वहां कहीं जाएंगे। श्याम का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। जब शाम को वह ऑफिस से आया तो उन दोनों को देखकर बहुत नाराज हुआ। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता ने उन दोनों को माफ कर दिया है और उन दोनों ने श्याम के सामने अपने पिता से माफी मांगी, तो श्याम ने भी उन्हें माफ कर दिया और श्याम के पिता राजा राम जी अपने छोटे बेटे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। विमल और उसकी पत्नी को
अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर कभी भी भविष्य में ऐसी गलती ना करने की कसम खाई और अपने बेटे को लेकर वापस गांव आ गए थे। कभी कभी अपने पिता से मिलने के लिए शहर चले जाया करते। आज भी उन्हें अपने किए का अफसोस है और इधर उनके पिता अपने छोटे बेटे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियोस और नई नई कहानियां लाती रहूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।